सभी को राम राम, जय श्री महाकाल। This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Acharya Madhubi Chawla ma'am as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of the anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And talking about being, I'm an ex-banker, youth icon by Governor of Maharashtra, researcher, and much more. You can Google about me and our institute on Kakshar Miracles. And talking about the institute, he's my husband, Mr. Abhishek Chitransh. He's the founder and CEO and expert master numerologist. And in terms of consultation like health, career, growth, you all can reach out to us for the paid consultations. And hello, Madhuji, how are you doing today? हेलो रेनू जी, आई एम गुड, थैंक यू। आज मैम से बहुत सारी बातें करेंगे। मैम के पास जो खजाना है नॉलेज का, हम उसमें से जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना लेंगे, बिकॉज मैम ने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैम से बहुत सारी बातें करने के पहले ब्लेसिंग्स ले लेते हैं गॉड की, और उसके बाद बातें करते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पहले जानते हैं मैम के बारे में थोड़ा सा। मैम, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगी, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको स्क्रीन विजिबल है। जस्ट 1 मिनट। So, talking about ma'am, she is a MBA, CPATISS Mumbai, numerologist, astrologer, Reiki Grandmaster, Vastu consultant, social worker, founder of Jeevan Sparsh NGO, co-founder of Falit Jyotish Research Institute. I hope, ma'am, the screen is visible to you. यस यस यस। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर होल्डिंग बोथ द बुक्स। और ये ब्यूटीफुल सी उनकी आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, इस समय भी वही है। बुक्स एंड उनके अचीवमेंट्स एंड ट्रॉफी। एंड ये एक छोटा सा कोट है, हमने उनके आर्टिकल से पुल आउट किया। इट सेज, marriage works happily when you see yourself in others eye and accept other people's mistake as yours. This is the beautiful book cover of Seven Lee of Life, anthology of wisdom by 108 visionaries, learning, earning and expectation. दिस बुक हैज मोर देन 2000 पॉइंट्स, एंड इसमें आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगी अर्निंग के बारे में। जो है अर्निंग जो है वो यहाँ पे मनी नहीं है, इट्स बेसिकली लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जो आपको बनाने में तो सालों साल लग जाते हैं, बट इट जस्ट टेक्स सेकेंड्स टू ब्रेक इट। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट द बुक मोबाइल एडिक्शन, 21 simple techniques to remove or reduce mobile addiction in children or students and adults. This is authored by me and my husband Abhishek Chitransh। और इसमें आपको जो ये 21 टेक्निक्स हैं न्यूमरोलॉजिकली एज पर योर कस्टमाइज डेट ऑफ बर्थ, आपको इसमें टेक्निक्स मिलेंगी कि किस तरीके से जो ये मोबाइल का एडिक्शन हुआ है हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आज हम देख रहे हैं कि यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है मोबाइल का, तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं इसमें से। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बन सकते हैं, जैसे कि मैम है। और यही नहीं, आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे कि आप फ्रेशर है, कभी आपने लिखा नहीं, कभी आपकी कोई आर्टिकल कुछ आपका कोई पब्लिश नहीं हुआ है, तो भी उसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नहीं है। और अभी तक हम लोगों के साथ एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, सीए, कोचेस, लॉयर्स, एचआर, होम मेकर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइकोलॉजिस्ट, हीलर्स, ग्राफोलॉजिस्ट, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ माय मैरिज ब्लिस वर्सेस का कवर, एन एंथोलॉजी ऑफ 108 को ऑथर्स। आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। और हमारी करंट एंथोलॉजी चल रही है, दैट इज फैमिली पजल, यूनाइटेड और डिवाइडेड, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशंस। सो बेसिकली ये ऐसा टाइटल है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि ऐसे ही हम लोगों ने एंथोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की। फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 51 को ऑथर्स के साथ थी, जो कि सेलिब्रिटीज के साथ टच हुई, इंटरनेशनल लाइब्रेरीज में गई, नॉर्वे में
बुक में। और वुमेन्स ने इतनी अच्छी अपनी मतलब कह सकते हैं कि उसमें स्टोरीज शेयर की हैं। जैसे कि आजकल तो आप जानते हैं कि सब लोग मतलब वुमेन्स जो है आज मेंस से कम नहीं है किसी चीज में, दे आर अनस्टॉपेबल। तो हमने ये पहले इस टाइटल से शुरुआत की, फिर अभी आप लोगों ने देखा माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, मतलब सच टाइटल्स जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जहाँ पे आप अपना मतलब कह सकते हैं ना, आपको आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और बहुत जगह पे वेरियस अदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो आप लोग 108 लोग जो है ऐसी ऐसी जगह पे आप लोग पहुंचे हैं जहाँ पे आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आज आपकी और मेरी स्टोरी कोई भी रीड करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो आप लोगों ने सोसाइटी के लिए केवल एक आर्टिकल लिख के बहुत कुछ कर दिया है। सो इसीलिए आप इस सीरीज में भी जोड़ सकते हैं। तो फैमिली पजल पे बेसिकली हम लोग जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, वहां पे उसके प्रोज एंड कॉन्स वहां पे हम लोग लाना चाह रहे हैं, और ये बेनिफिट्स लिस्टेड हैं। और आप बहुत बाकी की डिटेल्स के लिए हम लोग के साथ आगे जोड़ सकते हैं और मतलब पूछ सकते हैं कि कैसे क्या ज्वाइन करना है, क्या रहेगा, और बेनिफिट्स इसमें लिस्टेड थे। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और आप गूगल भी कर सकते हैं अंकाक्षर मेराकल्स को, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल भी वही उसी नाम से है। चलिए मैम से बातें करते हैं बहुत सारी। मैम, इट्स माई ट्रू प्रिविलेज टू बी स्पीकिंग विथ यू टुडे। योर प्रोफाउंड नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ occult sciences is highly praised. You are a renowned astronumerologist who believes that numbers are powerful tools for self-discovery and personal growth. Also, you are into the occult sciences since 2002 with a great knowledge in different modalities like numerology, astrology, Vastu, Reiki. After such a corporate and professional studies, which is MBA, then diploma from TISS Mumbai on child protection and diploma in CSR from Ministry of Corporate Affairs. I'm sorry. You turned around into occult sciences and PhD in astrology. Really, me and my audience want to listen this transformation in education and profession, as if did you always wanted to be in the occult field, and if not occult, then what? Over to you, ma'am. Yeah. Thank you, Renuji, for giving me this golden opportunity to speak to you and Sure. your audience. Yes. So, first of all, I would like to say it's all about destiny. Sometimes we think whatever happening in our life, we are planning everything. But if I talk about my life experience since childhood, although I was planning my life, but it's not, turned up like the way I planned. So मुझे लगा कि जो भी हमारी लाइफ में चीजें हो रही है या जो टर्न हम ले रहे हैं, सब ईश्वर ने ही प्लान किया है। बट ये चीजें बहुत साल बाद हमें समझ में आती हैं। If I talk about my past life experience, so like since childhood, I was born and brought up in a family like where the culture was religious, spiritual. As my mom and dad, like my mom also used to read, so many shastra, granth, Ved, Upanishad, Puran, गुरु ग्रंथ साहिब। मेरी मम्मी को गुरु ग्रंथ साहिब पूरा रटा हुआ था, रामायण की चौपाई, भगवत गीता। तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली। और मेरी जो पापा हैं वो न्यूमरोलॉजी उन्होंने प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में और अडॉप्ट किया। मुझे याद है जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने मेरा नाम भी न्यूमरोलॉजी से रखा था, मधुबाला चावला। तो बट जब मैं नर्सरी क्लास में थी तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही आउटडेटेड सा नेम है, क्योंकि मैं बचपन से ना चीजों को बहुत एनालाइज करती थी। तो मैंने मधुबाला चावला की जगह बाला को रिमूव कर दिया और सिर्फ मधु चावला को ऑप्ट किया। तो बट जब मैं बड़ी हुई मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और नेम की वैल्यू मैंने उसमें समझी। सो आई करेक्टेड माय नेम, और फिर जो नेम करेक्शन वापस मेरा मधुबाला चावला पे ही सेट हुआ जो मेरे फादर ने किया था। तो मैं अपनी फैमिली से काफी इंस्पायर्ड रही। और मेरे चाचू भी फार्मिस्ट हैं। मेरे पापा कलर थेरेपी और भी बहुत सारी मोडालिटीज को फॉलो करते हैं। मेरी लाइफ एक्चुअली टर्न ली 2001 में। मुझे 2001 में जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरे माइग्रेन हुआ था, जो मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। और मेरी 11th की स्टडी भी रुक गई, ब्रेक हुआ, मैंने एग्जाम भी नहीं दिए। तो मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या कर सकते हैं। घर के भी सारे इलाज कर लिए, क्योंकि मेरी मम्मा भी आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती थी, बहुत सारे घर की दवाइयां बना के दूसरों को देती भी थी। उनकी भी सारी चीजें मैंने फॉलो की, कुछ नहीं की।
तो फिर रेकी के बारे में हमें पता चला, तो मैंने रेकी सीखा फर्स्ट लेवल 2001 में। तो 6 मंथ्स मैंने जब अपने पे हीलिंग की तो मुझे लगा कि मेरे में चेंज आ रहा है, मतलब मैं हील हो रही हूँ। और उसके साथ में फिर मैंने आयुर्वेदा का भी ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि मेरे को उस वक्त कुछ वात रोग भी था और भी चीजें थी जो रेकी से ठीक हुई। तो मुझे लगा कि साइंस को सीखना चाहिए, तो फिर मैंने सारे लेवल उसके उसी साल में ही कंप्लीट कर लिए। और 2002 से मैंने प्रोफेशनली रेकी को सिखाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा ने उस वक्त मेरा इंस्टीट्यूट ओपन करने में हेल्प की थी, ओंकार रेकी सेंटर। तो फिर मैंने धीरे धीरे अदर मोडालिटीज भी अपनी स्टडी के साथ साथ में, सुजोग हो गया, एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी, आयुर्वेदा, कलर चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, बहुत सारी चीजें मैंने, क्योंकि मेरा बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था। उसके अलावा हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, इन सब चीजों पे भी मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मेरे पापा का सपना था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनूं, क्योंकि ये साइंस हमें बहुत कुछ देती है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि संस्कृत लो, और मेरा भी संस्कृत फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैंने संस्कृत को ऑप्ट किया और ग्रेजुएशन तक मेरे पास संस्कृत था। तो पापा भी चाहते थे कि मैं आगे एमए करूं ज्योतिष में ही और इसी फील्ड में जाऊं। बट आई डोंट नो कैसे लाइफ टर्न हुई। मेरे जो तब उस टाइम पे मेरी जो फ्रेंड्स थी सभी एमबीए कर रहे थे, और मुझे भी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी जो टाइम है एमबीए का ही है, इसमें इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। मैं भी जब देखती थी कि बड़े बड़े लोग सभी बिजनेसमैन है और इसके लिए मैनेजमेंट का कोर्स करना जरूरी है, तो फिर मैंने कहा चलो एमबीए करते हैं, ये तो साथ साथ स्टडी होती ही रहेगी। तो फिर मैंने एमबीए किया। 2010 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम इंडिया, वहां पे मैं राजस्थान हेड थी। आई यूज टू रेज फंड्स फॉर एनजीओज। उसके बाद मैंने 5 साल नौकरी करके मेरा क्योंकि ड्रीम था कि मुझे खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, सो आई स्टार्टेड माय कंसल्टिंग फर्म एंड आई यूज टू रेज फंड्स फॉर एनजीओ। बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल एनजीओज के साथ में मैंने फंड रेज किया। और फिर 2016 में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सारे एनजीओ के लिए इतना काम कर रही हूँ, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट माय ओन एनजीओ। मेरे मन में तो था ही, बट इन 2015 माय मॉम पास्ट। तो मुझे बहुत झटका लगा, मुझे लगा कि उनकी इतनी सारी चीजें मेरे पास हैं। तो मैंने फिर 2016 में अपना एनजीओ रजिस्टर किया जीवन स्पर्श के नाम से। और अपनी मम्मी के नाम से मैंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम बच्चों के लिए स्टार्ट किया। ऐसे बच्चे जो मतलब जिनकी फैमिली में इनकम सोर्स नहीं होता, या फिर जिनको इतनी इंस्पिरेशन नहीं मिलती पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 6 7 स्टैंडर्ड्स के साथ। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो मुझे पता है कि बच्चों के लिए स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जिनकी फैमिली का इनकम सोर्स कम है ऐसे बैकग्राउंड से, तो उनको मैं स्कॉलरशिप देती हूँ। और भी मैंने एम्पावरमेंट के भी, जैसे आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी विमेन एम्पावरमेंट पे काफी काम किया है, और अभी भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे अभी कर रही हूँ। बट वो है ना कि जो बचपन का एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्डअप होता है। तो मेरा बचपन से ही ये सारी चीजें, ज्योतिष, लाल किताब, तंत्र मंत्र, बचपन से ही मैं इन चीजों के बारे में पढ़ती आई। तो कभी भी ये मेरे मतलब मन से बाहर नहीं निकले। ऑल्दो मैं अपनी जॉब कर रही थी, आई वॉज वेल सेटल्ड, कहीं कुछ कमी नहीं थी, बट अंदर से एक लगता था कि नहीं, इस फील्ड को कभी छोड़ना नहीं है। तो पढ़ती तो रहती थी, स्टडी मेरी कंटिन्यू थी। बट मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया, वो बोले कि नहीं तुम करो करो। तो फिर मैंने इसको वापस से अच्छे से प्रोफेशनली सीखना स्टार्ट किया और करना स्टार्ट किया। तो मैं फ्री सेशंस लेने स्टार्ट किए, तो लोगों को मेरे सेशन इतने पसंद आए। लोगों ने मुझे फोर्स किया कि नहीं मैम, हमें आपसे ही पढ़ना है, आप पढ़ाओ इसको। आई नेवर वांटेड टू डू इट प्रोफेशनली। बट मुझे लगा कि ठीक है। अभी भी मेरे सारे स्टूडेंट मुझे फोर्स करते रहते हैं, नहीं मैम ये करना है, वो करना है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर लोग इतना कनेक्टेड हैं, उनको लाइफ में इतना चेंज मिल रहा है, तो वो कहते हैं कि आपसे आधा घंटा बात भी कर लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो जो मेरा एनजीओ है वो तो एक सेवा है ही, उसके अलावा जो ये मेरा ऑकल्ट फील्ड है, मुझे लगता है कि ये एक जीवन जीने का एक तरीका है। तो मैंने इसको वापस से ऑप्ट किया और लोगों को एक मार्गदर्शन देना स्टार्ट किया, जो भी मेरे पास में नॉलेज है। तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सही बात है मैम, दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। आपने घर में सबसे इंस्पिरेशन लिया और बहुत कुछ अचीव किया आपके लाइफ में, और अभी भी आप पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, सो दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। और हम, जैसे ही मैंने कहा था, आज बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इस खजाने से।
तो मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑकल्ट फील्ड में लोग एक्चुअली बिलीव नहीं कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर एक प्रॉपर कंसल्टेशन से जाओ तो ऑकल्ट मोडालिटीज में? कैसे लोग बिलीव कर सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि राइट पर्सन के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे इंसान के पास पहुंच जाते हैं, गाइडेंस तो छोड़ो, मिस गाइड हो जाता है इंसान। अगर आपको लाइफ में एक राइट मतलब कंसल्टेंट कंसल्टेंसी देने वाला पर्सन मिल जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, जो भी आप मतलब कहें, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड मैंने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन मतलब देखा है। मतलब फैमिली सर्कमस्टांसेस कह लो, सोसाइटी की कह लो, या पर्सनल लाइफ की कह लो। तो ऑकल साइंस ही एक ऐसी साइंस है जिसने मुझे बचाया है। अगर ऑकल साइंस नहीं होती तो आई डोंट नो मैं कहाँ होती, या फिर मेरा माइंडसेट क्या होता। तो मुझे लगता है कि ऑकल साइंस एक जीवन जीने का तरीका है। ज्योतिष एक जीवन जीने का तरीका है। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। पहले के टाइम पे लोग इसको अपनी दिनचर्या में फॉलो करते थे। ठीक है। मतलब ये कोई ऐसी साइंस नहीं कि जिसको आपको सीखना पड़ता था। पहले हर घर में ज्योतिष होता, हर घर में ही वास्तु होता था, हर घर में ही चीजें होती थी। बट जैसे जैसे हम लोग अपने रूट से, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो हमारा विश्वास कम होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे तरीके से इस साइंस को या तो सीखते हैं या कंसल्टेंसी लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। और बाकी मैं कहूंगी कि हमारे कुछ कर्मा भी होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ता है। देर इज नो अदर वे राउंड। तो जो अकल साइंस है, इसकी जो रेमेडीज है, मुझे लगता है कि ये हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी जैसे ज्योतिष में आपने देखा होगा, आप तो खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब प्रैक्टिस करती हैं, बेहतर जानती हैं। तो हमारे योगों को हम टाल नहीं सकते, राइट? किसी का हॉस्पिटल का योग बना हुआ है तो हम उसको टाल नहीं सकते। हम ईश्वर की साइंस को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ईश्वर ने जो विधान में लिख दिया है, हम होते कौन है उसको चैलेंज करने? बट मुझे ये लगता है कि उसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। जैसे हम अगर न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से किसी पर्सन के योग देखते हैं कि इसका हॉस्पिटल का योग बना हुआ, तो हम उसको रेमेडी ही ऐसी देते हैं कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे अपना आप कुछ चेकअप कराओ, कुछ हेल्थ चेकअप कराओ, कुछ पैसा लगाओ, है ना? वहां पे 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करके आओ, वहां की कैंटीन से कुछ खा के आओ, कुछ बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कुछ तो भी करवा के आओ, तो आपका जो योग बड़े लेवल पे होना था, वो इतना सा होके टल जाता है। बट हम उसको बदल नहीं सकते, है ना? तो प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ता है। बट यस, ईश्वर ने हमें एक फ्री विल भी दी है कि इस जन्म के जो हमारे कर्मास है, एटलीस्ट हम उनको समझ के अच्छे से कर सकते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी, ज्योतिष में भी हम बोलते हैं कुछ कार्मिक ऋण होते हैं। तो जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्मास है जिसकी वजह से हमें इस जीवन में, चाहे वो हेल्थ इशू हो, वेल्थ वेल्थ का इशू हो, या रिलेशनशिप इशू हो, ठीक है, हर चीजें हमारे प्रारब्ध के कारण हो रही है। पर जब हम उन चीजों को समझते हैं और अपने कर्मों में सुधार करते हैं, है ना, अपने पाथ में सुधार करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा मार्गदर्शन ये साइंस दे सकते हैं। और मुझे तो मिला है, और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कंसल्टेंसी के लिए। मैंने देखा है कि बहुत बार लोग लाइफ में 50 साल तक भी भटकते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि करियर कौन सा चूज करना है ना, कौन से मतलब आपने, एक जैसे न्यूमरोलॉजी में हम बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर, तो वो आपको अपनी लाइफ का पाथ बता। तो ये साइंस आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को नेविगेट कर सकती है। तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। ये पर्सन टू पर्सन और उनके कर्मा की इंटेंसिटी पे भी निर्भर करता थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग इट, बिकॉज इंस्पिरेशनल भी है, और आपने जिस तरीके से उसे आर्ट ऑफ लिविंग से जोड़ा है, तो दैट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर बिलीव करना चाहे और प्रॉपर कंसल्टेशन और प्रॉपर पाथ मिल जाए, कोई मिसगाइड ना करे, तो डेफिनेटली इट्स। और जो आपने कर्मों के बारे में बताया कि ये पिछले कर्म है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर है, बट उस साथ ही जो हमें विवेक की ताकत दी है उस भगवान ने, सो उस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। उस तरीके से हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं।
और सबसे पहले तो खुद से प्यार करना है। जहां हम खुद से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली सबको, मतलब ना, जैसे अभी आपकी सोल है कि जब जैसे ही मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया तो मुझे एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया। सो वो एक अपीयरेंस हो जाता है। ऑकल्ट साइंस सीखते सीखते हम उसमें ऐसे हो जाते हैं कि हमारी सोल ही डिवाइन हो जाती है। किसी किसी की सोल देख के ऐसा लगता है कि हाँ, इससे बात करके मन को एक शांति मिलती है। सो डेफिनेटली। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने मधु जी का आर्टिकल बिल्कुल 3 बार पढ़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पॉइंट्स बताई है जिसमें रियल फैक्ट्स है, जिसमें से एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि रादर देन convincing each other, then try to dominate each other and try to impose things, gradually they start blaming others and relationships turn into separation. So ma'am, any suggestion you would like to give here for the marriages that are getting failed at the very early stages? Over to you. या एक्चुअली क्या होता है कि मैरिज का अगर बात करूं, वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे सोई तन जाने, है ना। तो मेरी भी जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे भी अपनी शादी को मतलब एक सामंजस्य बिठाने में, कोप अप करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे हमेशा बचपन से मेरा एक जो एटीट्यूड रहा है, माइंडसेट रहा है, वो इतना पॉजिटिव रहा है कि मुझे लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ से ये चीजें सीखी। बहुत सारी चीजों को स्टडी किया, बहुत सारी बुक्स को स्टडी किया, बहुत सारे गुरुओं से मिली। तो मुझे मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस आप कह लो जो मैंने अपना बुक में लिखा है। क्योंकि आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे रिश्ते मतलब या तो शादी होने रहे, ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर आज शादी करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में फियर है कि शादी चलनी तो है नहीं, शादी का मतलब लड़ाई झगड़े ही तो है, शादी का मतलब फाइट ही तो है, शादी का मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना ही तो है। राइट। तो आजकल शादी के मीनिंग चेंज हो गए। बट सच बताऊं तो शादी और ये ग्रस्त जीवन, ये वास्तव में बहुत ब्यूटीफुल जीवन है अगर इसको अच्छे से जिया जाए, इसको अच्छे से समझा जाए। क्योंकि शादी में जैसे आपने अभी 2-3 लाइनें जो पढ़ी, होता क्या है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने एक छोटी सी गलती की, तुमने ये किया, तुमने वो किया। दिस इज बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। मैं बड़ा या मैं से, है ना, और सामने वाला गलत। हमेशा पति को आप सुन लो वो भी ये कहेगा सामने वाला गलत है, पत्नी को सुन लो वो भी ये कहेगी सामने वाला गलत। दोनों में से कोई भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता। पर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आप जितना हम्बल रहे, जितना ग्राउंडेड रहे और जितना एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, उससे रिलेशन बेहतर हो सकता। एक बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मेल आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल आर फ्रॉम वीनस। राइट। क्योंकि मेल का जो नेचर होता है वो मार्स की तरह एकदम डोमिनेटिंग, इगोइस्टिक, अपने एक स्टैंड लेने वाला। और फीमेल क्या होती है, इमोशनल, सेंसिटिव, पोजेसिव। तो मेल जो फीमेल के डिफरेंट नेचर को एक्सेप्ट करता है, और जो फीमेल है मेल के ईगो को रिस्पेक्ट करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, तो दोनों में एक सामंजस्य बैठ सकता है। क्योंकि बट रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक दूसरे को हम इम्पोज ही करते हैं कि नहीं तुम मेरे जैसे बनो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बनो, या जैसा मैं चाहती हूँ वैसे तुम बनो। बस विच इज कुछ ही नॉट लाइनें पॉसिबल। हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है ना, इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है। हाँ। तो हमें एक दूसरे को चेंज करने की जगह, एक दूसरे पे रूल्स को इम्पोज करने की जगह, वी शुड ट्राई टू कन्विंस। कन्विंस तब कर पाएंगे जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और रिलेशनशिप में इतना कम्युनिकेशन गैप है, मुझे लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ना, दे शुड सिट टुगेदर, है ना। आप एक कैंडल लाइट डिनर पे चले जाओ, एक डेटिंग पे चले जाओ, है ना। आप बात करो कि देखो मुझे आपकी ना ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राइट। अब देखो शादी सामने वाले ने भी की है, उसको भी तो खुशी चाहिए। वो भी तो कोई अपनी लाइफ में झेलने के लिए नहीं किया ना शादी। तो मुझे लगता है कि प्रेम से हर चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है ना। और अपनी जब गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, प्रेम में इतनी ताकत है कि ये मतलब वो कहते हैं ना, सामने शेर भी आ जाए तो प्रेम से, अगर उससे भी भाव से देखा जाए एक जानवर को भी, तो भी वो नहीं खाता। तो ये तो इंसान है, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो हम में वैसे ये करुणा भाव होना चाहिए। अब जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चों की सारी गलतियों को माफ कर देती है, बच्चे ने कुछ भी किया। बट पति पत्नी में ऐसा नहीं हो। पति पत्नी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं कि गलती हुई तो हुई कैसे, है ना। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। अगर गलती भी हुई है तो उनको, एक जैसे माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में भी यही होना चाहिए।
अभी मेरा कुछ दिन पहले सेशन था, इनफैक्ट 2 दिन पहले, मैरिज कंपेटेबिलिटी के ऊपर ही। तो वहां पे भी मैंने ये कहा कि जब आप अपने स्पाउस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हो ना, कि नहीं मेरा बेबी है, इसने गलती की है तो इट्स ओके, तो अगर आप इस प्रेम भाव से रहते हो तो मुझे लगता है कि कभी भी रिश्तों में खटास आ ही नहीं सकती। और यही मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से हम रिश्तों को बना सकते हैं, है ना। दिख रहा है मैम, आर्ट ऑफ लिविंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल सजेशन। तो एक मूल मंत्र भी दिया है आपने अपने आर्टिकल में, टू सेव द रिलेशनशिप। क्या आप हमारे लिसनर्स के साथ, ऑडियंस के साथ और रीडर्स ऑफ माय मैरिज प्लेस वर्सेस कर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल। उसमें जो मूल मंत्र दिया है वो है साइलेंस। अभी क्या होता है कि मौन में इतनी पावर है, राइट। जैसे मान लो सपोज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है पति पे, और वो उस टाइम पे काम डाउन हो जाए। अगर उनको गुस्सा आ रहा है, मैं उस टाइम पे काम डाउन हो जाऊं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दो, इट डज नॉट मैटर कि कौन गलत है कौन सही है। चाहे मैं सही हूँ वो गलत है, बट गुस्सा किसको आ रहा है। उस वक्त एक जना भी शांत हो जाए और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे, राइट टाइम का वेट करे बात करने के लिए, तो मुझे लगता है मौन से बड़ी ताकत रिलेशन में कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि होता क्या है कि हमें ये लगता है कि मैं तो गलत हुई नहीं, मैं क्यों चुप रहूं। अब इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सामने से एक रॉन्ग साइड से तेज गाड़ी आ रही है, तो उस टाइम पे हम ये तो आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठते ना कि भी मैं सही हूँ, मैं क्यों हटाऊं, सामने वाला गलत है वही हटाएगा। अरे इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ की बात है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते और हम अपनी गाड़ी को साइड से निकाल लेते हैं। तो शादी भी मुझे लगता है इसी तरह का एक ट्रैवल है, कौन गलत है कौन सही है ये मैटर नहीं करता। हमें अपनी पीस ऑफ माइंड, अपने मन की शांति, अपने रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कौन बड़ा कौन छोटा, कौन गलत कौन सही। इसी तरह से रिश्ता सेव हो सकता है अगर हम थोड़ा सा साइलेंस को प्रैक्टिस कर लें। और उसमें एक और मैंने एक कोटेशन लिखी थी कि एक दूसरे में खुद को देखना। तो जब हम एक दूसरे में खुद को देखते हैं, वो कहते हैं ना पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, तब हमें चीजें बेहतर समझ में आती हैं। तो दोनों जब एक हो जाते हैं, अलग का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो ना तो कोई गलती पता चलती है, ना कोई चीज पता चलती है। आपने कोई गलती की, मैंने ये समझा कि वो मैं ही हूँ, मतलब वो मैंने ही गलती की है, तो हम ब्लेम किसको करेंगे, डांटेंगे बिल्कुल किसको, बिल्कुल। लड़ेंगे किससे। बिल्कुल, वेरी डीप थॉट्स मैम। सो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डिप्लोमा किया है इन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सो कैन यू प्लीज शेयर अबाउट दिस कंसेप्ट विद अवर ऑडियंस आउट हियर, कि ये मतलब फ्यूचर में बच्चों के लिए किस तरीके से, जो कि हमारे फ्यूचर है नेशन का, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? देखो जो चिल्ड्रन है वो हमारी सोसाइटी का मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, बहुत वीकर सेक्शन हम जिसको कहते हैं, क्योंकि बच्चों को एक बहुत अच्छी गाइडेंस चाहिए, बच्चों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, मिडिल क्लास बच्चा हो। बट अभी का जो टाइम हो गया है, अभी का जो टाइम है, पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा। आपने जैसे मोबाइल एडिक्शन वाली बुक का जिक्र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं, मोबाइल के कारण उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो टाइम दे नहीं पा रहे, उनके पास टाइम होता नहीं। मोबाइल देके मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि बच्चों को बिठा देते हैं, है ना, कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बच्चा मोबाइल से टाइम पास करेगा, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। बट हमें नहीं पता कि हम उतने सेंसिटिव बच्चों को, जिनका अभी पूरा फ्यूचर है, उनको कैसे हम किल कर रहे हैं और उनका बचपन किल कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि उनको गार्डन में लेके जाए, उनको घुमाएं, उनको खिलाएं, उनको स्टोरी सुनाएं। पहले की मदर बच्चों को ना कहानियां सुनाती थी, कौवे की, लायन की, है ना। आजकल की माएं तो मोबाइल दिखा देती हैं, तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। और मैं बच्चों को लेके इतना सेंसिटिव हूँ, मैंने जो ये डिप्लोमा किया है बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर किया है, कि कैसे एक पेरेंटिंग होनी चाहिए, मतलब माँ बाप का क्या रोल है, बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, क्योंकि बिकॉज बच्चे जितना भूल नहीं टाइम वो सकते। मोबाइल देख रहा है, वही टाइम उसे अपने पेरेंट्स का चाहिए। हाँ एक्चुअली चाहिए, बट पेरेंट्स खुद भी मोबाइल लेके बैठो कैसे, मतलब देंगे। तो बच्चों की साइकोलॉजी को, उनकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। और आजकल का जो सोसाइटी आ गया है, आजकल इतने सारे क्राइम हो गए हैं, इतनी सब चीजें हो गई है, बच्चों को अकेला छोड़ना ही आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा मतलब इशू है।
तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे हैं तो उनको टाइम देना जरूरी है। करियर सेकेंडरी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी पेरेंट्स की अपने बच्चे हैं। करियर में फिर भी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा किया जा सकता है, बट पेरेंटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बच्चों से बात करना। मैं जब भी अपने मतलब फैमिली के बच्चों से मिलती हूँ, भतीजों से मिलती हूँ, तो उनसे बात करती हूँ। कैसे चल रहे हैं स्कूल में, किसको लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। बच्चों के मन में बहुत कुछ है, बट देर इज नो वन टू लिसन टू दैट। उनके साथ फ्रेंड्स बनना पड़ता है, अदरवाइज बाहर तो वो लोग स्ट्रेंजर्स ढूंढ लेते हैं, उनको फ्रेंड्स बना लेते हैं और उन्हीं के साथ सब कुछ शेयर कर लेते हैं। हाँ, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि बाहर वाले बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर वो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। अब जैसे मैंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए राजस्थान में, मैंने बॉन्डेड लेबर पे काम किए, चाइल्ड लेबर पे। हम लोग बच्चों को रेस्क्यू करवाते थे जो बॉन्डेड लेबर में इन्वॉल्व होते थे। तो वहां से पता चलता था कि क्या कारण है। बैगिंग में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम ऐसे स्लम एरियाज में ऐसे सेक्शंस पे भी काम करते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके क्रिमिनल बनेंगे। अगर अभी इनको नहीं देखा तो यही बच्चे आगे जाके क्राइम करेंगे, क्योंकि आजकल जो लोनलीनेस आ गई है ना बच्चों में। अभी जैसे मैं, अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी बताऊं, जो भी 2000 के बाद बच्चे पैदा, 2 नंबर का बहुत इम्पैक्ट है। अकेलापन। वो अकेले लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। उनको कोई प्रेम देने वाला नहीं, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं, वो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। आजकल कितनी ड्रग्स, मैं देखती हूँ हमारा जो होम टाउन है, वहां पे इतने ज्यादा बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं कि 15 डेज में एक बच्चे की डेथ हो रही है। एडिक्शन में क्यों गए? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, जो प्रेम चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो प्रोटेक्शन चाहिए वो मिल नहीं रही। और एडिक्शन के लिए फिर वो चोरी भी करेंगे, क्राइम भी करेंगे, गला भी काटेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों पे ध्यान देना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट मैम। और आप अपने 7 ली ऑफ लाइफ के आर्टिकल से क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखो, लाइफ में बहुत सारी हमारी लर्निंग होती है। ठीक है। 7 ली ऑफ लाइफ में मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है। एक तो ये मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइफ लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कुछ भी परिस्थितियां हैं, आप जीरो से शुरू करो ना। कहाँ प्रॉब्लम है? मैं तो रोज जीरो होती हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरा पहला दिन है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं, मैं ऐसा समझ के अपना हर दिन शुरू करती हूँ। सो नेवर गिव अप। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो लोग होते हैं वो हमारा रियल एसेट होते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना। तो लोगों से, मैं वैसे भी लोगों से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो इसी तरह का है कि मुझे बहुत, मतलब कोई अनजान भी मिल जाएगा तो मुझे उससे भी प्रेम, हर किसी के लिए। तो मैं लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट रहती हूँ। तो लोगों से जब हम कनेक्ट रहते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, एक सेवा भाव से उनसे जब हम कनेक्ट रहते हैं, तो लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग ही मिलती है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जैसा टाइम है, मुझे लगता है कि पैशन होना चाहिए सही तरीके से काम करने का, सही तरीके से पैसा कमाने का। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें एक लाइफ में कॉन्फिडेंस देती है, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की ताकत देती है। तो मैंने बचपन से ही यही हमेशा स्टार्ट किया कि मुझे 50 तक रिटायर होना है। उसके बाद सिर्फ सेवा ही करनी है। तो मेरा मेरा ये मोटिव है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। दैट्स रियली ग्रेट मैम, बहुत सही बात है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी मैम, हमारे साथ फैमिली पजल एंथोलॉजी में भी जुड़ी हुई हैं। सो मैम, क्या लगता है आपको, कैसा टाइटल है और ये टॉपिक सोसाइटी के लिए जरूरी है, या कैसे इम्पोर्टेंस फैमिली की मतलब बताने के लिए? और हम लोग 108 को ऑथर्स के साथ फिर से ये माइलस्टोन सेट करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी हमारी किताबें जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, पुणे, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एंड इंटरनेशनली भी पहुंची हैं, टू द लाइब्रेरी ऑफ नॉर्वे and various other libraries, colleges too, and to the hand of celebrities and much more। तो क्या लगता है, कैसा टाइटल है, मतलब फैमिली के पजल, कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी जो टाइम है ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मोस्ट अवेटेड टॉपिक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम की नीड है। अभी इस समय की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से फैमिली डिवाइड हो रही है। हमारी जो प्रीवियस बुक थी मैरिज, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी से ही वो बुक निकली है, या फिर ये उससे निकला है, वाइसा वर्सा वी कैन से दैट। क्योंकि जो फैमिली डिवाइड हो रही है आजकल, उनका ही रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है।
क्योंकि पहले के टाइम पे जब हस्बैंड वाइफ एक परिवार में रहते थे, ठीक है, पेरेंट्स रहते थे, दादा दादी रहते थे, तो बड़ों का एक जो डर होता था, बड़ों के कारण जो घर में डिसिप्लिन होता था, आजकल न्यूक्लियर फैमिली में वो डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा था, अपने फादर से मिल रहा था, वही हमारे बच्चों तक पहुंच रहा था। आजकल बच्चे अपने ग्रैंडफादर को जानते ही नहीं, रहते ही नहीं है साथ, राइट। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, कि आजकल का टाइम ऐसा है, इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर देन इट्स कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ भी आजकल अलग अलग सिटी में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम आएगा। ये टाइम मुझे लगता है जल्दी आएगा, बहुत दूर नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में इतने चैलेंजेस हैं, चाहे वो बच्चों का पालना ले लो, चाहे करियर ले लो, चाहे सिक्योरिटी ले लो, चाहे हमारा कल्चर ले लो। आजकल कल्चर इसलिए तो बच्चों में है नहीं। और हमें, मतलब आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको लगता है कि फैमिली के साथ में एक फ्रीडम नहीं मिलती, फैमिली के साथ में फ्रीडम नहीं मिलती। तो आपका जो टाइटल है, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स, तो ये हमें विंग्स अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। असली ट्रुथ तो ये है, असली फ्रीडम हमें अपनी फैमिली से मिलती है। आज अगर मैं अकेली रह रही हूँ किसी ऐसी सिटी में, वहां पे कब कौन कहाँ पे क्या आ जाए, क्या डर, मतलब सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि फैमिली एक सिक्योरिटी देती है। पहले बड़ी बड़ी फैमिली थी। तो बहुत अच्छा टॉपिक है रेनू मैम, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं इस पे जल्दी से बहुत कुछ लिखने वाली हूँ, बहुत कुछ थैंक यू सोच सो लिया मच मैंने। मैम फॉर अप्रिशिएटिंग इट, और हम लोग बिल्कुल वेट करेंगे। जिस तरीके से अभी हम लोग बातचीत करके आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं, तो तब भी हम लोग सीखेंगे। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना है मैम आपका? स्पिरिचुअलिटी देखो, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी एक वेस्टर्न वर्ड है। हमारा जो, अगर मैं बात करूँ तो वो अध्यात्म, मतलब हमारे कल्चर का जो शब्द है, वो कैबलरी है, वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म की अगर मैं बात करूँ तो एक आत्मा की जर्नी जिसको हम कहते हैं, अपने हायर सेल्फ को जानना, खुद को जानना, हमारा खुद का पर्पस जानना, वही एक अध्यात्म है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा इस पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना, कि खुद को परमात्मा से जब हम हायर अथॉरिटी से कनेक्ट करते हैं, अपना पर्पस जानते हैं, अपने भीतर जाते हैं, और ये पूरा जो जितना भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे बियॉन्ड हमें जाके अपनी आत्मा के पर्पस को समझना है और उसको फुलफिल करना है, ईश्वर से कनेक्ट होते हुए। तो मुझे बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी ये आजकल लोग इसी चीज से बहुत दूर हैं, बिकॉज दे आर एडिक्टेड अगेन टू द मोबाइल फोन्स। सो डेफिनेटली हमें स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम करना है। सो थैंक यू हाँ। सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we can see you that you are very occupied in your works and social activities, but in case when you get your free time, with whom and how would you love to explore it? एक तो जैसे मैंने बताया कि मैं 50 तक रिटायर होना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, ध्यान करना है, मतलब एकदम शांति में, एक माउंटेन्स में कह लो, रिवर साइड कह लो, और बहुत सारे रिलीजियस ट्रैवल करने हैं। अपनी खोज को हम कहते हैं ना, अपने आप के साथ में समय बिताना है। और दूसरा जो मेरा पर्पस है, सेवा। मुझे लगता है कि मानव की सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि आजकल का जो टाइम है, लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो मुझे लगता है कि जितना भी मेरे लिए पॉसिबल है, अपने ज्ञान से, जितना भी है, मैं नहीं कहूंगी मेरे पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं, ज्ञान अनंत है। मैं तो सिर्फ एक रास्ते पे अपनी, मैंने भी शुरुआत ही की है। तो मैं भी अपने गुरुओं से, सबसे जिनसे भी कनेक्ट होके जो भी किसी का मार्गदर्शन कर पाऊं, सेवा कर पाऊं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल पर्सन, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और सेवा भी अपने परिवार की, अपने समाज की, इन लॉज की, जो भी हमारी सराउंडिंग में लोग हैं, ये प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति भी बहुत डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो जो भी मुझे लगता है, मुझे अपना ज्यादातर टाइम बस सेवा में ही निकालना है, यही तो मेरा लाइफ। यूनिवर्स ने तो हमको मीडियम ही बनाया है कि आज मान लीजिए मैं आपके लिए किसी चीज में हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं, मुझे उस भगवान ने आपके लिए मीडियम बनाया। आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, तो एक वो, हम तो एक मीडियम है। बस हम सेवा कर रहे हैं, ये हमने सोच लिया, ये बहुत बड़ी बात है। बट ये हम हमें वो एक कह सकते हैं, मीडियम चूज किया है उस यूनिवर्स ने। और मैं तो वैसे भी रेणु जी, मैं 9 नंबर हूँ। अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो 9 नंबर का जो लाइफ पाथ है, वो यही है, ह्यूमैनिटेरियन। आप ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करोगे, यही गॉड ने मुझे बताया है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी से अपना पर्पस जाना। और
इसी पर्पस को ही मैं फॉलो कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट मैम, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। लास्ट में जानना चाहेंगे, हाउ वुड यू रेकमेंड टू द न्यू ऑथर्स हु वांट्स टू शेयर देयर वर्ड्स थॉट्स इन द सोसाइटी थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ अंकाक्षर मिराकल्स? मैम सबसे पहले तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मुझे लिखना है, बट वो कहते हैं ना कि चीजें पोस्टपोन होती जाती, बट आप लोगों ने जो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम लिख सकते हैं, आप लोगों का जो सपोर्ट रहा उसमें, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। और दूसरा मुझे लगता है कि इंसान के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट देर इज नो वन टू लिसन, कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक जो कलम की जो ताकत है, जो हम अपनी भावनाओं को पेन डाउन कर सकते हैं, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं। अब ज्योतिष में केतु को लेखनी का कारक कहा गया है, और केतु हमें अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं, जो भी माइंड में चल रहा है उसको हम लिखते हैं, तो हम एक अलग ही पाथ पे चलने लगते हैं। क्योंकि इंसान जब बुक्स के साथ होता है तो उसको किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती है ना, वो खुद में बुक्स ही खुद ही सेल्फ फ्रेंड्स हो सफिशिएंट है। जाते हैं बुक्स तो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपका जो ये अपकमिंग टॉपिक है, इससे ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, और वो भी ऑथर बन सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट तो सबके साथ है ही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वही मैं लास्ट में फिर कहूंगी, मैम के खजाने से जितना ज्ञान ले सकते थे हमने ले लिया। और जब भी आप लोग भी पॉडकास्ट सुनेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे मैम, मैम ने जो भी शेयर किया है। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेराकल्स के साथ। दिस वॉज रेणु मंगतानी विद आचार्य मधुबी चावला मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।